चंद मिनटों के बाद याकूब मेनन को फांसी के तख्त पर लटका दिया जाएगा। अपने तरह की यह सबसे महंगी फांसी भी है क्योंकि एक हैंगिंग शेड बनाया गया है। इस हैंगिंग शेड को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1970 में पुणे के यरवड़ा जेल में इंटरनेशनल स्मगलर डैनियल हेली वॉलकॉट को हेलीकॉप्टर से भगाने की कोशिश हुई थी, लेकिन इन सब के बीच एक बेहद पुख्ता व्यवस्था नागपुर जेल के भीतर और याकूब मेनन की फांसी के बाद तनाव की आशंका को देखते हुए जेल प्रशासन ने यह भी व्यवस्था की है कि अगर संभव हुआ तो याकूब का शव जेल परिसर में भी दफनाया जा सकता है। इसकी व्यवस्था। हालांकि दूसरी तरफ मुंबई पुलिस उसके शव को उसके परिवार को सौंपने की तैयारी भी कर रही है और उसके लिए नागपुर से मुंबई तक सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि माहौल अगर बिगड़ेगा तो ऐसे में प्रशासन अपना निर्णय ले सकता है। याकूब के दोनों भाई उस्मान और सुलेमान दोनों की मौजूदगी थी। अब उसके बाद उनकी पत्नी रहीना और बेटी जुबैदा भी नागपुर पहुंच चुके हैं, जो जानकारी है। लेकिन उसके बाद किस रूप में जेल प्रशासन निर्णय लेता है, क्या मुंबई पुलिस निर्णय लेती है, और इन सब भी जानकारी यह भी है कि जब वे फांसी दी जाएगी तो उनका परिवार होटल जहां पर नागपुर में रुका हुआ है उसी होटल में उसकी मौजूदगी रहेगी और जेल के भीतर जब फांसी दी जाएगी और उसका ऐलान कर दिया जाएगा, उसके बाद बॉडी सौंपी जो जाएगी उस समय परिवार को वहां पर बुलाया जाएगा, या फिर अगर ऐसी स्थिति बनती है कि उनको दफनाना है तो भी परिवार की मौजूदगी वहां पर रहनी चाहिए और इसके लिए उन्हें जेल अथॉरिटीज़ जेल में जाने की इजाज़त देंगी। लेकिन उससे पहले अब से चंद मिनटों के बाद इसकी तैयारी पूरी हो चली है कि फांसी दी जाएगी। ये 3 तस्वीरें जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उसमें एक तरफ अगर नागपुर जेल के बाहर हरकत बहुत तेज़ी से पुलिस कर्मियों की बढ़ी हुई है, आवाजाही एक लिहाज से आम लोगों की वहां पर रुकी हुई है, थमी हुई है, लेकिन पुलिस और तमाम अधिकारियों की मौजूदगी है। दूसरी स्थिति वो है जो कि सुप्रीम कोर्ट रात के वक्त तकरीबन 2:30 बजे दोबारा खोला गया और वहां पर सुनवाई शुरू हुई और एक लंबी जिरह हुई और लंबी जिरह के दौर में बहस और तमाम एडवोकेट जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने अपनी तरफ से जिरह शुरू की। और तीसरी तस्वीर मुंबई में कड़ी सुरक्षा की है। ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि दरअसल इस पूरे मामले याकूब मेनन की फांसी को लेकर किस रूप में स्थिति जजमेंट को लेकर भी बटी और बहस उसको लेकर आखिरी मौके तक हुई। और ये अपनी तरह का एक पहला मामला है जिसमें फांसी दी जा रही है और सुबह 7 बजे डेथ वारंट के तहत फांसी का वक्त निर्धारित, लेकिन उससे पहले सुबह 5 बजे तक ये फैसला इंतजार हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। चूंकि जीरा तो 4:55 पर सुबह ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया जिसमें इस बात पर मोहर लगा दी गई कि हाँ फांसी होगी। और नागपुर में इन सब के बीच अपनी कार्रवाई के तहत चूंकि नागपुर जेल की अथॉरिटीज़ जो थी उन्होंने अपने तरीके से फांसी की पूरी प्रक्रिया शुरू की। उसी के मद्देनज़र सुबह 5 बजे याकूब मेनन को जगाया गया। उसके बाद उन्हें तमाम जो भी क्रियाएँ थी, नित्य क्रियाएँ, उससे वो फारिग हुए। उसके बाद नए कपड़े दिए गए, भोजन दिया गया, धार्मिक किताबें दी गई और इन सब के बीच जो जानकारी है डॉक्टर ने उनकी जांच की। उसके बाद जो 50 × 50 फीट का एक जो चबूतरा बनाया गया है जिसमें फांसी के लिए वहां पर हैंगिंग शेड भी लगाया गया है, वहां पर उनको ले जाया जा रहा है। और जो जानकारी आ रही है उसमें याकूब मेनन को फांसी दे दी गई है। ये जानकारी जेल से आई है। याकूब मेनन को फांसी दे दी गई है। सुबह 7 बजे का वक्त निर्धारित था, लेकिन माना जा रहा था 6:30 बजे तक ये फांसी दे दी जाएगी। चूंकि सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक की जो भी कार्रवाई हो रही थी उसके मद्देनजर जेल के भीतर अथॉरिटीज इस बात को लेकर पूरी तरीके से तैयार थे कि एक सेकंड उसी हिसाब से चला जाए। और ये बात बार बार आ रही थी कि 7 बजे तक का वक्त था, उससे पहले फांसी अब दे दी गई है। और ये खबर आ गई है, यानी नागपुर जेल में याकूब मेनन को फांसी दी गई है और 93 ब्लास्ट के दोषी को पहले किसी शख्स को फांसी दी गई है। और इसके साथ ही जो तमाम 93 ब्लास्ट के जितने भी परिजन थे उनके जो उनकी मौतें हुई थी उस तमाम परिजनों ने इस बात को लगातार इस बात की गुहार लगाई थी कि किसी भी हालत में फांसी होनी चाहिए, क्योंकि एक पहली बार भारत ने एक ऐसी कार्रवाई आतंकवाद की देखी थी जो इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी कहीं नहीं हुई थी। और मुंबई उसकी न सिर्फ गवाह बना था बल्कि मुंबई एक लिहाज से कहीं धराशायी हो गया था, घायल हो गया था, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ मौत का ही सिलसिला और खून और हवा में बारूद, ये 3 चीज लगातार मुंबई में 93 में दिखाई दी थी। तो एक 22 बरस का लंबा वक्त और उसके बाद ये फांसी दी गई। 12 मार्च 1993 को मुंबई के ब्लास्ट हुआ था, जो 12 जगहों पर ब्लास्ट हुआ था और एक के बाद एक 2 घंटे 10 मिनट के भीतर इस ब्लास्ट में 257 लोगों की जाने गई थी। शम्स फांसी दे दी गई, वहां पर अब किस तरह की हलचल।
देखिए परसों लगभग 20 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि जहां पे फांसी दी जानी थी याकूब मेमन को वहां पर ले जाया गया था। तमाम डॉक्टर की टीम थी, जो सुपरिटेंडेंट थे वो थे, बाकी तमाम लोग थे। 20 मिनट पहले की बात है और वहां पे जाने के बाद 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। तो जाहिर सी बात है जो वक्त है और जो फैमिली को जो लेटर दिया गया था कल रात को 6:30 से 7 का टाइम बताया गया था, बाकायदा रिटर्न में दिया गया था कि याकूब मेमन को 6:30 से 7 के बीच में फांसी दी जाएगी। तो सारी चीजें वैसी ही हो रही है। 5 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है और लगभग 20 मिनट पहले वहां पर उस याकूब मेमन को ले जाया जाता है। और अब जैसा आप बता रहे हैं, हालांकि जेल ऑफिशियल की तरफ से भी जितने भी जेल ऑफिशियल हैं सभी के मोबाइल स्विच ऑफ हैं। जो लोग हैं वो अभी बाहर नहीं आए हैं, तो ऑफिशियल जेल की तरफ से ये कंफर्म होना बाकी है। लेकिन हाँ, 20 मिनट पहले ले जाने का मतलब, जो जानते हैं इन चीज़ों को कि जब आप किसी को उठाकर कटघरे से और फांसी घर तक ले जाते हैं तो वहां पे उसके बाद कितना वक्त लगता है। तो 20 मिनट पहले ले जाना और अब 20 मिनट का टाइम गुजर चुका है। तो जो सूत्र आपके बता रहे हैं, हो सकता है फांसी हो गई है, लेकिन जेल ऑफिशियल की तरफ से ऑफिशियल अभी उनका कहना बाकी है कि क्या कितने बजे टाइम किया था। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्रसूर यकीनन, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसमें फांसी दे दी गई है। और यह भी जानकारी दे दें कि जेल अथॉरिटीज के जो भी मोबाइल फोन और गैजेट्स थे वो सभी फांसी देने की पूरी प्रक्रिया के दौरान एक जगह जमा करा लिए जाते हैं, यानी उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। और इन सब के बीच जेल अथॉरिटीज जो भीतर जेल के रहते हैं और जो फांसी दिए जाने की प्रक्रिया के साथ जुड़े रहते हैं, उनका संवाद एक लिहाज से बाहर से कट जाता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की मोहर, दया याचिका खारिज और इन सब के बाद अब सिर्फ फांसी की प्रक्रिया पूरे होने तक में कोई रुकावट किसी रूप में ना आए, सुरक्षा बंदोबस्त अगर एक लिहाज से इस रूप में किया जाता है तो दूसरी तरफ कोई संवाद किसी रूप में बाहर के व्यक्ति से ना बने, इसको लेकर भी पुख्ता व्यवस्था की जाती है। शम्स, और क्या जानकारी निकल कर आ रही है? प्रसून, इस वक्त हमारे साथ कौशल हैं जो लगातार जेल ऑफिशियल के टच में थे। ये अभी अभी आ रहे हैं और इनके पास कई खबरें। कमिश्नर का यहाँ सबसे पहले तो ये कि क्या फांसी हो चुकी? जी हाँ, बिल्कुल फांसी, याकूब को फांसी हो चुकी है। कितनी देर पहले की बात? करीब 15 मिनट पहले उसको फांसी हो चुकी है और बस ऑफिशियली डिक्लेयर होने का है, लेकिन याकूब को फांसी हो गई है। ये ऑफिशियल डिक्लेयर करने के लिए क्या, किस चीज का इंतजार हो रहा है? ऑफिशियल डिक्लेरेशन के लिए जो एडीजी मीरा बोरवानकर है वो पहले गृह विभाग को बताएंगे, केपी बख्शी साहब को, और उसके बाद केपी बख्शी साहब चीफ मिनिस्टर को बताएंगे। उसके बाद फिर केपी बख्शी साहब उसको डिक्लेयर कर देंगे कि आप कर दो। नागपुर के पुलिस कमिश्नर की गाड़ी गई, वो अंदर गए, इसका क्या मतलब होता है? फांसी होने के बाद बाकी की चीजों को देखने के लिए जिस समय याकूब को प्लेटफॉर्म पर ला लिया गया, उसी समय सारे आईपीएस जो यहाँ पर तैनात थे वो एक एक करके अंदर चले गए, ज्वाइंट सीपी भी अंदर चले गए। लेकिन पुलिस कमिश्नर का आखिरी में आना ये अपने आप में कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि याकूब को उस समय फांसी पर लटकाया जा रहा है। जी, उसी समय पुलिस कमिश्नर की एंट्री वहां पर देखी गई। अब इसके बाद परिवार को बुलाया जाएगा, लेकिन एक चीज है, फांसी हो गई, डेथ सर्टिफिकेट पे साइन होना है, पोस्टमार्टम होगा, कितना टाइम लगेगा? पोस्टमार्टम में वैसे करीब 1 घंटे के आसपास लग जाता है, क्योंकि 4 डॉक्टर करीब वहां पर रहेंगे। डॉक्टर मकरंद व्यवहारे हैं जो कि इसके पहले भी जेल में आए थे और विजिट करे थे। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन जो हमारे जो सूत्र बताते हैं, जब वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में थे तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टमार्टम उन्होंने ही किया था। तो यहाँ जेल में तो जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम होगा नहीं, तो क्या बॉडी को सरकारी अस्पताल में ले जाएंगे, फिर पोस्टमार्टम होगा, फिर वापस जेल लाएंगे, क्या है? जेल में ही पोस्टमार्टम होगा, जेल में ही होगा, इंतजाम कर रखा है, जेल में ही याकूब का पोस्टमार्टम होगा। तो प्रसून, ये कौशल है, ये प्रक्रिया क्या बताई गई शम्स के जरिए कि किस रूप में जानकारी देने से पहले किस किस को जानकारी दी जाएगी? जी, ये पूरी जो प्रक्रिया है, जैसे फांसी हो गई, अब इसके बाद ऑफिशियल आना है, तो यहाँ का जेल प्रशासन, गृह विभाग किसको कैसे बताएगा, पूरी प्रक्रिया क्या है? नहीं, ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा। डॉक्टर एक जैसे याकूब को उतार लिया जाएगा, डॉक्टर एक बार सर्टिफाइड कर दे कि डेथ, तो उसके बाद में जो एडीजी मीरा बोरवानकर हैं वो एसीएस होम केपी बख्शी को बताएंगे, केपी बख्शी साहब चीफ मिनिस्टर को बताएंगे। इस तरीके की ये प्रक्रिया होती है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है। इसके बाद पोस्टमार्टम की भी प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद परिवार, जाहिर सी बात है, पत्नी और बेटी के यहाँ आने के बाद है, 2 भाई ऑलरेडी यहाँ पे पहले से हैं, बॉडी देने के बाद, क्योंकि एक खबर ये भी है कि इस जेल के अंदर 3 कब्र खोदी गई है। एक बात ये भी है, महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हम बॉडी देंगे परिवार को, क्योंकि उनका हक है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, तो उसमें कुछ और भी पहलू हो सकता है, यानी कि वो परिवार की सहमति से कहीं और दफना सकते हैं, जेल के अंदर दफना सकते हैं। इस बारे में आपकी कोई बात?
देखिए, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी तो परिवार को देना ही चाहिए, लेकिन एक जेल मैनुअल ऐसा कहता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट को है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि बॉडी देने के बाद में या फ्यूनरल के समय कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए तो शायद गवर्नमेंट इस बॉडी देने से नकार दे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि याकूब की डेथ बॉडी उसके परिवार को दे दी जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे कि सुप्रिंटेंडेंट का पावर है, लॉ एंड ऑर्डर नागपुर में शायद नहीं बिगड़े, लेकिन मुंबई टेंशन, मुंबई में जो खबर आ रही है कि चूंकि वहाँ चाहते हैं पुश्तैनी कब्रिस्तान में दफनाना, मुंबई में ही मेमन परिवार है, बाकी लोग हैं उनके जानने वाले, मुंबई और नागपुर इन दोनों में फर्क है। जी बिल्कुल, मुंबई और नागपुर में काफ़ी फ़र्क है। मुंबई लैंडलॉक सिटी है, काफ़ी पॉपुलेटेड सिटी है। मेमन परिवार बचपन से वहाँ पला बड़ा है, काफ़ी लोग उनके हैं। जिस तरीके से नागपुर में भी देखा गया कि जब उनकी फैमिली आती थी, कुछ लोग उनके यहाँ थे, तो लाखों की तादाद में वहाँ पर फ्यूनरल में रहेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना बिगड़ भी सकती है। इसके वजह से सरकार सोचेंगी। हमें हमारे सूत्रों ने बताया है कि 10:30 बजे इस पर चीफ मिनिस्टर साहब कुछ बोलने वाले हैं। 10:30 तो परसों बात वही है कि चूंकि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, पोस्टमार्टम है, उसके बाद परिवार के लोग आएंगे, उनको बताया जाएगा। लेकिन बॉडी क्या नागपुर में दफनाई जाएगी परिवार की सहमति से कहीं और, या फिर मुंबई जैसा कि परिवार मांग कर रहा है? उसके लिए जाहिर सी बात है हाई ऑफिशियल की मीटिंग होगी, चीफ मिनिस्टर या फिर जो होम मिनिस्टर है वो इसका फैसला करेंगे। नागपुर जेल प्रशासन या सुप्रिंटेंडेंट जो जेल के हैं वो इसका फैसला नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें 10 साढ़े 10 तक का इंतजार करना पड़ेगा, या हो सकता है उससे पहले राज्य सरकार कोई बयान दे, मुख्यमंत्री जो है वो मुंबई में या गृह मंत्री जो है वो बताएं कि आगे की प्रक्रिया या आगे क्या करने वाले हैं। प्रसून शम्स, तो इसका मतलब एक ये है कि दरअसल पुलिस कमिश्नर जो बातचीत से निकल कर आ रहा है कि नागपुर के पुलिस कमिश्नर जब जेल में पहुंचे हैं तो उससे पहले फांसी दी जा चुकी है, और जो सिलसिला वो बता रहे हैं कि कैसे एडीजी को जानकारी दी जाएगी, एडीजी फिर बख्शी को देंगे और बख्शी सीएम को देगा। सीएम के बारे में जो जानकारी दी गई कि 10:30 बजे उनके जरिए बयान जारी किया जाएगा, तो क्या 10:30 बजे से पहले जेल अथॉरिटीज कोई जानकारी नहीं देंगी? और क्योंकि 1 घंटे का वक्त लगेगा पोस्टमार्टम करने में भी, तो पोस्टमार्टम करने के बाद जानकारी दी जाएगी या पोस्टमार्टम से पहले जानकारी दे दी जाएगी कि फांसी दी जा चुकी है और पोस्टमार्टम हो रहा है? शम्स, आमतौर पर प्रसून अगर हम देखें तो जेल ऑफिशियल या सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल या उनसे बड़ा जो भी आईपीएस अफसर है यहाँ पे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो आकर मीडिया को नहीं देते हैं। और ऑफिशियली अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि मुंबई से ये खबर आएगी। मुंबई में चाहे तो चीफ मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर, वो आकर एक बयान देंगे और वो सही टाइम बताएंगे और वो बाकी चीज़ें बताएंगे, जैसा कि पहले भी होता रहा है। जेल ऑफिशियल या जेल के जो बाकी स्टाफ है वो इन चीज़ों को नहीं करते। हाँ, एक प्रक्रिया पूरी होती है कि वो अपने से सुपीरियर अफसर को बताते हैं, सुपीरियर अपने ऊपर को बताता है और फिर वो बात होम तक जाती है, होम से फिर सीएम तक जाती है। तो ये सारी चीज़ प्रक्रिया है, ये तो पूरी होगी। लेकिन ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट या बयान की अगर हम बात करें तो वो मुझे लगता है कि नागपुर के मुकाबले मुंबई से ज़्यादा आने की गुंजाइश है। और आज महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन भी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी सीएम को बयान देना। लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें, एक तो टाइम, फांसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में रात भर मशक्कत चली उसके बारे में क्या है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, अब चूंकि फांसी हो चुकी है, बॉडी को लेकर कि क्या परिवार को दिया जाएगा, क्या नागपुर में ही दफनाया जाएगा, क्या उस जेल के अंदर होगा या फिर मुंबई में होगा। ये सारे सवाल हैं जिसकी जवाब जो है वो जाहिर सी बात है सरकार देगी, और सरकार को सामने आकर इसके बारे में बयान देना होगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ घंटे में शायद तस्वीर साफ हो जाए। नहीं शम्स, इसका मैसेज ये भी है कि बेहद गुप्त तरीके से अगर बॉडी दी जाएगी तो वह भी बहुत गुप्त तरीके से मुंबई पहुंचाई जाए, वहां दफन किया जाए। नागपुर जेल के भीतर अगर दफन करना है तो मेरे ख्याल से वह भी जो निकल कर आ रहा है आपसे बातचीत में कि उसमें भी बहुत एहतियात बरता जाएगा कि किसी तरीके से कोई इस तरीके के सबब ना बने जिससे बाहर किसी तरीके का प्रशासनिक हंगामा हो या प्रशासनिक तौर पर मुश्किल एक आ जाए पुलिस प्रशासन के सामने। यह भी हो सकता है। लेकिन परिवार के लोग, अब चूंकि फांसी दी जा चुकी है और जो अब पुष्टि और आधिकारिक तौर पर उसके जानकारी देने की बात है, लेकिन परिजनों को उसके बाद नागपुर जेल में आने देने की इजाज़त दी जाती है और उसके बाद ही बॉडी देना नहीं देना, कहाँ दफनाना, इसको लेकर फैसला लिया जाता है। तो उस फैसले के बारे में भी जानकारी दी जाती है। वैसे दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि दरअसल सुबह 4:55 पर जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में इस बात पर मुहर लगा दी, दोबारा सुनवाई जो पूरी रात चली 2:30 बजे से लेके 4:55 पे जो फैसला आया, उसके बाद सुबह 5 बजे नागपुर जेल में याकूब मेनन को जगाया गया और उस दौर में जो भी अथॉरिटीज़ अंदर थे, उनके जो भी मोबाइल गैजेट्स थे, उसको एक जगह जमा कराया गया सुप्रिंटेंडेंट के पास, और उस पूरी प्रक्रिया में कोई खबर बाहर नहीं जाए, इसको लेके बहुत ज़्यादा एहतियात बरता गया और उस एहतियात के तहत
फांसी 6:30 बजे के लगभग जो दी गई, 6:25 आप कह सकते हैं, जो खबर जिस रूप में हमारे संवाददाता ने वहां से दी कि फांसी दी गई, और उसी समय नागपुर के पुलिस कमिश्नर जेल के भीतर गए और जेल अथॉरिटीज उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से, चूंकि एडीजी के पास जानकारी आएगी, कमिश्नर देंगे, और उसके बाद मुंबई पुलिस के पास जानकारी जाएगी और उसके जरिए सीएम के पास जानकारी जाएगी, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 10:30 बजे बयान देंगे जिसका जिक्र हो रहा है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में पोस्टमार्टम भी होगा। पोस्टमार्टम 4 डॉक्टर्स की टीम करेगी। वहाँ पर जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है उसके जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं वो उनकी अगुवाई में ये पोस्टमार्टम होगा। 4 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी। उसकी पूरी रिपोर्ट 1 घंटे का वक्त लगेगा उसे तैयार करने में। और उन सब के प्रक्रिया के बीच में याकूब मेमन का परिवार चूंकि नागपुर में ही है, तो इस फांसी दिए जाने के बाद उनके परिजनों को जानकारी दी जाएगी और उन्हें हो सकता है कि जेल की ही गाड़ी से उन्हें जेल के भीतर लाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था है और जिस तरीके से ये माना जा रहा है कानून व्यवस्था कहीं ज़्यादा तक सख्त किया जा चुका है, और उसमें जेल अथॉरिटीज से संवाद के बाद इस बात को तय किया जाएगा कि बॉडी को नागपुर से मुंबई ले जाना कितना सही है, या क्या वाकई उसकी कोई व्यवस्था है, और वहाँ पर किस रूप में मुंबई पुलिस की तरफ से 6 अधिकारियों की मौजूदगी थी। जो फांसी के वक्त की जानकारी आ रही है उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी वहां पर मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में जिसमें सीएमओ थे, जेल सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे, यानी मेडिकल अफसर जो थे वो भी मौजूद थे, और मेडिकली वो फिट थे, डीआईजी, 2 कांस्टेबल मौजूद थे। इन सभी लोगों की मौजूदगी थी। 6 अधिकारियों की मौजूदगी, यानी सुपरिटेंडेंट के अलावा महत्वपूर्ण था कि सीएमओ की मौजूदगी होनी चाहिए, और 2 कांस्टेबल जो उनको जगाकर वहां से लेकर गए थे और जो दोनों तरफ चलते हैं दोनों कांस्टेबल, उनकी मौजूदगी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी, जेल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी उस वक्त वहीं पर थी। तो ये 6 अधिकारियों की मौजूदगी में ये फांसी दे दी गई है, और सुबह 10:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो बयान देंगे उससे पहले चूंकि नागपुर जेल में ही पोस्टमार्टम होगा, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनको सौंपी जाएगी परिजनों को, और उसके बाद उस बॉडी को लेकर कहां दफनाया जाए इसको लेकर जानकारी निकल कर आएगी। शम्स 6 अधिकारियों की मौजूदगी, यह भी जानकारी आ गई। लेकिन एक सवाल है, क्या 10:30 बजे से पहले आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं होगी, या इस बात की जानकारी है कि मुख्यमंत्री अपने तौर पर जानकारी देंगे जब उनके पास पहुंचेगी तमाम जानकारियां लेने के बाद वो, लेकिन उससे पहले जेल अथॉरिटीज और उनके परिजन चूंकि जेल के भीतर आएंगे ही, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार होगी, वह उन्हें भी सौंपी जाएगी। तो क्या इस बारे में कोई जानकारी आ पा रही है, या वहां पर जो उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं वहां से कोई जानकारी आप तक आ रही है हमारे संवाददाताओं के जरिए? देखिए परसों 10:30 बहुत ज़्यादा देर होता है। मुझे नहीं लगता कि 10:30 तक ऑफिशियल महाराष्ट्र सरकार इंतजार करेगी कि 10:30 आकर कम से कम फांसी की बात बताए। फांसी कितने बजे हुई, कैसे हुए, ये सब कुछ 10:30 से बहुत पहले, कुछ देर के बाद ही आप सुन सकते हैं कि मुंबई से कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाएगा सरकार के लेवल पे। तो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो बॉडी है उसका क्या करें, क्योंकि मैं आपको 2 चीज़ें और बताऊं कि जो याकूब मेमन के क्लोज रिलेटिव है, वाइफ या उनके 2 भाई यहाँ पे जो है उसके, उन दोनों से लगातार जो जेल प्रशासन है वो संपर्क में है, टच में है। उनको ये भी बताया गया है कि आप फांसी का जब समय बताया गया कि 6:30 से 7 के बाद होगा, उसके बाद आप कितने बजे जेल आ सकते हैं, कितने बजे तक हम बॉडी हैंड ओवर कर सकते हैं। लेकिन जो 2-3 चीज़ें जैसा आप शुरू में भी कह रहे थे, अगर बॉडी परिवार को दिया भी जाता है तो ये नहीं कि परिवार को बॉडी सौंप के और सौंपने के बाद पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन ये सब बिल्कुल अलग हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर 1% को मान के चलें कि महाराष्ट्र सरकार तैयार हो जाती है कि मेमन परिवार को बॉडी देनी है और मुंबई ले जाना है, तो फिर बाकायदा वो पूरी पुलिस हिफाजत में, पुलिस की सुरक्षा में, और उसको खुले तौर पे भी नहीं लेके जाना पड़ेगा, बल्कि उसको किसी तरह से गुप्त तरीके से लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसको लेकर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो रिपोर्ट है महाराष्ट्र सरकार के पास, होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उसको लेकर, ये उस सिचुएशन में है जब आप मुंबई ले जाने की बात होती है, जब सरकार मान लेती है। बाकी ये 2 ऑप्शन है, एक जेल के अंदर है, परिवार अगर राजी होता है तो सबसे ईजी और सबसे अच्छा जो रास्ता है वो यही है कि जेल के अंदर कब्र है, उसके अंदर जो 3 कब्र खोदी गई है उसमें से दफना दिया जाए, जो इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से। तीसरा फिर यह है कि मुंबई और जेल नहीं, कोई ऐसी तीसरी जगह जिसको आप आम ना करें, गुप्त रखा जाए, लेकिन परिवार की सहमति हो। परिवार के जो खास तौर पे क्लोज लोग हैं, पत्नी, बेटी, भाई और जो बाकी रिश्तेदार हैं, वो 10-12 लोग हों उनकी मौजूदगी में, लेकिन वहां पे भी पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी होगी। तो ये 3 ऑप्शन है, लेकिन इसका फैसला जाहिर सी बात है महाराष्ट्र सरकार को करना है। जी, आप बड़े रहे, बहुत ही एहतियात बढ़ता जा रहा है जेल अथॉरिटीज के जरिए, और पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा बंदोबस्त बेहद कड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता नलिन कोहली भी जुड़ चुके हैं। नलिन कोहली जी, फांसी दी जा चुकी है 6 अधिकारियों की मौजूदगी में,
और अब एक लिहाज से 1993 के ब्लास्ट में जिस न्याय की मांग लगातार हो रही थी और जो मारे गए थे उनके परिजन भी लगातार जिस बात का जिक्र कर रहे थे, तो ये पहली फांसी 1993 ब्लास्ट के दोषी को। नलिन कोहली जी। जी, मैं आपसे सहमत हूँ कि ये पहली फांसी है और 1993 के बम धमाकों के बाद एक कदम आगे बढ़ा है क्लोजर की तरफ। और इस पूरे मसले में अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारे भारत की जुडिशरी और जुडिशियल सिस्टम की खूबसूरती है कि जितने अधिकार याकूब मेमन को मिल सकते थे अपने बचाव के लिए, वो सारे अधिकार उन्होंने उसका प्रयोग किया। और अंततः बिल्कुल अंत में जाकर सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनलिटी आया, निर्णय आया, जिसने स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रोसेस फॉलो हुआ था, जहां पर ट्रायल कोर्ट का निर्णय जो था फांसी की सजा के लिए, वो सही, उसे उचित मानते हुए ये निर्णय जो है लागू कर दिया गया है। तो ये एक न्याय प्रक्रिया पूरी की पूरी और इस देश के भीतर की लोकतांत्रिक स्थितियों के दोनों मौजूदा एक साथ नजर आए। नलिन कोहली जी। जी, आप जो एक बात कह रहे हैं उसमें वजन है, उसको उस रूप से भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ हमें इस बात को मन में रखना पड़ेगा कि 93 के धमाके, क्योंकि कई साल निकल गए हैं, 2 दशक से ज्यादा समय निकल गया है, तो कई बार भूल जाते हैं या वो ओझल हो जाती हैं पब्लिक लेयर से कि क्या वहां हुआ था, तो क्या था। और धमाके बहुत बड़े थे। ये भारत के कई अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट जो उस समय कवर करे थे, उन्होंने जो कवर किया वो भी बताते हैं कि बड़ा हादसा था। उसमें प्लान था न केवल धमाका, लेकिन एक प्रकार से आतंकवादी हमले उस घटना के बाद लोगों में राइट्स हो जाए, मृत्यु का फिगर काफी बढ़ जाए, और ISI का ये बड़ा ऑपरेशन था। तो 1993 में इनका रोल था। इसे थ्रू आउट जो लीगल प्रोसेस में स्पष्ट रहा केस। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से टाइगर मेमन के रोल को, याकूब मेमन के रोल को, दाऊद इब्राहिम के रोल को बड़ा स्पष्ट रूप से देखा गया। तो इसीलिए आज जो फांसी हुई है वो पहला कदम है। आगे कार्रवाई और प्रयास ये रहेंगे कि जो व्यक्ति इसके साथ जुड़े हुए थे इस धमाके को करने में, उन सबको किसी न किसी तरह से क्या वापस लाया जा सकता है और न्यायिक प्रक्रिया और उस पूरे धमाके की कहानी को एक पूर्ण एंड में समापन मिले, विद टोटल लीगल प्रोसेस कंप्लीट करके। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन कोहली जी। 6 अधिकारियों की मौजूदगी में फांसी दी गई तकरीबन 6:30 बजे। उसमें जेल सुपरिटेंडेंट के अलावे चीफ मेडिकल ऑफिसर उनकी मौजूदगी थी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उनकी मौजूदगी थी, DIG जेल वह भी मौजूद थे वहां पर, और साथ ही 2 कांस्टेबल जो कि लगातार सुबह जब जगाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय से 2 कांस्टेबल उनके साथ थे, वह भी उस स्थल पे मौजूद थे जहां फांसी दी गई। तो 6 अधिकारियों की मौजूदगी में ये फांसी हुई। अब इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी और इन 6 अधिकारियों की मौजूदगी के बाद अब पोस्टमार्टम की स्थिति शुरू होगी। आभा सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी है। आभा सिंह जी, क्या जानकारी है या क्या प्रक्रिया अब इसके बाद की शुरू होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम, उसके बाद परिजनों को बॉडी दिया जाना या नहीं दिया जाना, ये फैसला भी होना है। आभा जी, चलिए लाइन कट गई, उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार करने में भी हम ये भी जानकारी दे दें कि नागपुर के जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है उसके सीनियर जो व्यक्ति हैं वो उनकी अगुवाई में 4 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम जो है वो पोस्टमार्टम करेगी और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 1 घंटे में तैयार होगी। परिजनों को जानकारी जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से लगातार, चूंकि संपर्क में हैं वो लोग, और उसके लिहाज से ही अथॉरिटीज़ उनको जेल लेकर आएंगी और गाड़ी जो जाएगी वो भी जानकारी आ रही है कि जेल की गाड़ी के जरिए ही उनको लाया जाएगा, चूंकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है। नागपुर में ही एक होटल में उनके परिवार के सदस्य ठहरे हुए हैं और ख़ास तौर से उनके दोनों भाई सुलेमान और उस्मान, जो दोनों कल भी उनकी मुलाकात हुई थी जेल में, वो भी वहाँ पर गए। 4 घंटे जेल में ही उन्होंने बताए थे और उस समय वहाँ पर जेल सुपरिटेंडेंट ने उनको तमाम स्थिति बताई थी। और ये सारी प्रक्रिया चूंकि अब फांसी दी जा चुकी है तो उसके बाद की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है, जिसमें किस रूप में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाए। हालांकि 10:30 बजे मुख्यमंत्री एक बयान देंगे और मुख्यमंत्री आभा सिंह जी, अब आगे की प्रक्रिया किस रूप में होगी, चूंकि अब फांसी दी जा चुकी है और अब ये सवाल है कि पोस्टमार्टम बॉडी परिवार के सदस्यों को दिया जाए, किस रूप में दिया जाए, क्या वो मुंबई ले जाएंगे या नागपुर जेल में ही उनको दफन किया जाएगा, ये सारे सवाल अब भी हैं सुलझे। लेकिन जो जेल मैनुअल वो क्या कहता है और जो स्थिति रहती है फांसी देने के बाद वो क्या कहती है कानूनी तौर पर?
देखिए, जेल मैनुअल कहता है कि परिवार को बॉडी सौंप दी जाती है, लेकिन परिवार से एक अंडरटेकिंग ली जाती है कि वो इसका कोई पब्लिक डिस्प्ले नहीं करेंगे, लोगों के बीच में एक इमोशंस के साथ नहीं करेंगे, जनाजा नहीं निकालेंगे एक भीड़ के साथ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। परिवार को वो अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद परिवार को बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि उस बॉडी को लेके वो मुंबई आएंगे, जहां पर उनका अंतिम संस्कार उनकी जो है किया जाएगा उनके धर्म के अनुसार। लेकिन सबसे बड़ी चीज लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं होना चाहिए, इसको जो है परिवार को अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। नहीं तो इसका मतलब यह है कि अगर अथॉरिटीज ये कहें कि स्थिति नाजुक है तो आपकी मौजूदगी में नागपुर जेल में भी दफन किया जा सकता है, तो इसको लेकर परिवार कह सकता है कि नहीं? बिल्कुल कह सकता है, बट ये वहाँ पे जेल अथॉरिटीज की पावर में है कि वो क्या चाहते हैं। अगर आप अभी देखिए जो ओसामा का हुआ था, जब अमेरिका ने उनको किया था, तो उसके बाद उन्होंने जाके उसको समुद्र में डाल दिया था। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो ये भी है, क्योंकि उस वक्त अमेरिका को लगता था कि ओसामा की कहीं पे अगर वो बन जाएगा मकबरा तो बाद में उसको लेके भी झगड़े चलेंगे या फिर एक वो रिलीजियस प्लेस बन सकता है। तो ये सब चीजें देखी जाएंगी। हालांकि परिवार इसमें जो है बहुत ही संजीदा ढंग से शायद पेश आ रहा है। नागपुर में उन्होंने अगर लिख के दे दिया है, और अगर ये अथॉरिटी, ये पुलिस और ये जेल पर तरफ के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह के कैसे हालात हैं और क्या रिएक्शन होंगे, उसको देखते हुए लेकिन इस वक्त जिस तरह से सब लोग मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी बॉडी उनको हैंड ओवर कर दी जाएगी, जिसको मुंबई लाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आवा सिंह जी। हमारे साथ शहनवाज हुसैन साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, फांसी दी जा चुकी है और एक लिहाज से 1993 के ब्लास्ट में एक पहली फांसी ये हुई है जो तमाम दोषी थे, और जिस तरीके से 93 का ब्लास्ट था और उस ब्लास्ट के मद्देनजर हालांकि कानूनी तौर पर तमाम प्रक्रियाएं और आखिरी वक्त तक जो चीज़ें चलती रही, लेकिन अब चूंकि फांसी दी जा चुकी है, अब किस रूप में आने वाले वक्त में टेररिज्म या 93 के ब्लास्ट के मद्देनजर आगे किस रूप में इसे देखा जाए? अब देखिए, 22 साल बाद ये फैसला आया है और ये सही है कि जस्टिस, पहले लोग कहते थे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, लेकिन पीएन भगवती ने एक बार कहा था, और इसमें डिलेड हुआ है न्याय, लेकिन डिनाइड नहीं हुआ है। मैं कह सकता हूं कि आज याकूब मेनन को फांसी हुई और हिंदुस्तान के कानून के जितने भी तरीके थे उन्होंने अपनाए, और उस तरीके के बाद कोई उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। लेकिन वो लोग जो 257 लोग उस वक्त मरे थे आप ब्लास्ट में, और आपको मालूम है कि इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह चौपट हो गई थी। सिर्फ लोग ही नहीं मरे थे, पूरी तरह आर्थिक राजधानी दहल गई थी, पूरी उस टेररिज्म से टूरिज्म खत्म हो गया था, और उसका असर पूरे हिंदुस्तान के लोगों पर पड़ा था। हिंदुस्तान की इमेज भी पर धक्का लगा था। तो आज फांसी हुई है और इस पर अब कोई ज्यादा सियासत की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में कानून का राज है और न्यायालय में हर किसी को मौका मिलता है अपनी बात रखने का। अब फांसी हो गई और एक संदेश भी है कि जो लोग भी टेररिज्म में शामिल होंगे उनके साथ कानून के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन वो लोग जो उनको भी मैं याद करना चाहूंगा, उसमें हर धर्म और मजहब के लोग थे। जो 257 लोग उस वक्त ब्लास्ट में मरे थे, उनके परिवार के लोगों को तब तक पूरा न्याय नहीं मिलेगा जब तक वो सारे लोग जो इसमें भागे हुए हैं, जो दाऊद इब्राहिम सरीखे लोग जो इसमें नामजद जिनका नाम है, वो भी जब तक पकड़े नहीं जाते, उन पर भी कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनको न्याय मिल गया ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो उसमें शामिल थे एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और अब उनके परिवार के लोगों को भी और लोगों को भी मानना चाहिए कि न्यायालय के जरिए ये कार्रवाई हुई है, कानून ने पूरा मौका दिया है। अब इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की भी जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं तो आज रामेश्वरम में हूं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के को आज सपुर्द खाक करना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं सुबह से जब टेलीविजन मैंने खोलकर अभी देखा तो मुझे आपके टेलीविजन देखकर ही पता लगा कि फांसी हुई है। और मुझे लगता है कि सबको अमन अमान रखना चाहिए, शांति रखना चाहिए। हिंदुस्तान में सबको पूरा हक है अपनी बात रखने का, लेकिन किसी को भी हक नहीं है किसी की जान लेने का। इसलिए मुंबई ब्लास्ट में जो कुछ भी हुआ था
उसको ध्यान में रखकर लोगों को आज के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज जी। शहनवाज जी रामेश्वरम में है। रामेश्वरम में चूंकि आज पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब सुपुर्द खाक किए जाएंगे, वहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी होगी, लेकिन वहाँ भी हम लगातार चलेंगे। लेकिन इन सब के बीच यह जानकारी महत्वपूर्ण है कि जो फांसी दे दी गई है, अब उसके बाद वहाँ पर जेल के भीतर ही 4 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी और उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और ये पूरी प्रक्रिया होते होते चूँकि 10:30 बजे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बयान देंगे, लेकिन उससे पहले जेल अथॉरिटीज की तरफ से क्या बयान आता है और क्या जानकारी आती है, इसका भी इंतजार हो रहा है। हम ये एक बार फिर आपको बता दें कि 6:25 से 30 मिनट के बीच में ही ये फांसी दी गई और जहां फांसी दी गई वहां पर जेल सुपरिटेंडेंट मौजूद थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर मौजूद थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट मौजूद थे, डीआईजी प्रिजन मौजूद थे, 2 कांस्टेबल मौजूद थे, यानी 6 लोगों की मौजूदगी उस जगह पर थी, 6 अधिकारियों की मौजूदगी थी। शम्स, क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि वहाँ पर उनके दोनों भाई मौजूद चूँकि नागपुर में, और ये बात लगातार थी कि कल ही 4.5 घंटे जब उन्होंने जेल के भीतर बिताए थे, सुलेमान ने और उनके जो भाई हैं वो वहाँ पर गए थे, तो ये जानकारी उनको दी गई थी कि पूरी प्रक्रिया से वाकिफ़ कराया गया था कि किस रूप में क्या क्या होगा और उसके बाद उनको कब बुलाया जाएगा। तो क्या उनके पास जानकारी पहुंची है और जेल के बाहर किस तरीके की हलचल है? शम्स, देखिए, जेल के अंदर तो जाहिर सी बात है खामोशी है, बाहर हलचल है। नागपुर शहर के लोग भी तमाम यहाँ पे इकट्ठा हैं, क्योंकि टीवी और बाकी चैनल के जरिए उनको भी पता चल चुका कि फांसी हो चुकी है। जहाँ तक परिवार की आप बात कर रहे हैं, दोनों भाई लगातार जेल ऑफिशियल के संपर्क में हैं। फांसी से पहले भी, पूरी रात भी, आज सुबह भी। अब कब कैसे लाना है, ये सारी चीज़ें उन्हें ब्रीफ किया जा चुका है, उनको सब कुछ पता है। एक चीज़ सिर्फ ये थी कि उनकी जो पत्नी है उसकी और बेटी, उसको यहाँ पे आने की बात थी और उसके बाद फिर आगे का जो प्रोसेस है उसको पूरा करने की बात है। तो अभी जेल में पत्नी और बेटी के पहुँचने की खबर नहीं है, लेकिन भाई के साथ, दोनों जो भाई हैं उसके साथ यहाँ नागपुर सेंट्रल जेल के जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं आगे कैसे क्या करना है, क्योंकि फैसला जाहिर सी बात है मुंबई में होना है। मुंबई में ये फैसला होना है कि बॉडी का क्या करना है, तो उसी हिसाब से फैमिली को, लोगों को ब्रीफ किया जा रहा है। बल्कि जो यहाँ के नागपुर पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो भी जो दोनों भाई हैं याकूब मेमन के संपर्क में हैं और सबसे मिलकर ये बात की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि बॉडी को लेकर जो भी चीज़ें हैं वो लेके बहुत बड़ा इशू ना बने और सहमति के साथ सारी चीज़ें हों। लेकिन जाहिर सी बात है इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही फांसी हुई है, पोस्टमार्टम की कवायद पूरी हो रही है और उसके बाद जो बाकी कागजी कार्रवाई है वो होगी। यहाँ एक चीज़ आपको बताऊंगा प्रसून की, जो पोस्टमार्टम की कवायद है, चूँकि फांसी दी गई उसके बाद जो पोस्टमार्टम होता है, आखिरी जो डेथ सर्टिफिकेट बनता है वो इसी से माना जाता है, क्योंकि ये रिपोर्ट उस टाटा कोर्ट में जाएगी, लोअर कोर्ट में जाएगी, जिसने पहली बार, जहाँ पे चार्जशीट हुआ, जहाँ पे याकूब मेमन के खिलाफ मुकदमा चला, जिस कोर्ट ने पहली बार सजाए मौत सुनाई, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। फिर सारी चीज़ें घूम के वापस जब आती है, फांसी होने के बाद ये जो डेथ सर्टिफिकेट है ये उसी टाटा कोर्ट में, उसी लोअर कोर्ट में जाएगा। और जब ये कॉपी वहाँ पहुँचेगी डेथ सर्टिफिकेट की, तब वो जज, जो भी इस वक्त टाटा कोर्ट में होगा, वो इस केस के ऊपर क्लोज करेगा, मतलब ये केस खत्म होगा, क्योंकि जो सजाए मौत दी थी, मौत मिल चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट आ चुका है। तो एक जो ट्रायल एक केस में किसी एक शख्स का शुरू होता है, वापस घूमकर उसी टाटा कोर्ट में जाएगा, उसी लोअर कोर्ट में जाएगा और उस डेथ सर्टिफिकेट को देखने के बाद जो जज है वो उसके बाद कहता है कि अब ये फाइल हमेशा के लिए बंद, क्योंकि जो सजा मिली थी वो सजा सब पूरी हो गई। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए फांसी के बाद पोस्टमार्टम होता है और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिहाफ पे डेथ सर्टिफिकेट अदालत को सौंपनी पड़ती है। ये एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ये चीज़ें तो आज और कल 2 दिन के अंदर होंगी। लेकिन जाहिर सी बात है, पहला सवाल वही है जो अगले 1-2 घंटे में सामने आने चाहिए, वो यही कि बॉडी का क्या होगा, क्या यहाँ पे जेल के अंदर, किसी तीसरी जगह पर, या फिर मुंबई, जिसके लिए हम सभी इंतजार कर रहे हैं। जी, लगातार हमारे साथ राजदीप भी जुड़ चुके हैं। राजदीप, फांसी दी जा चुकी है, 93 के ब्लास्ट के तमाम जो भी घाव थे मुंबई को लेकर, उसमें एक न्याय प्रक्रिया का शुरुआत भी कह सकते हैं, एक बड़ी शुरुआत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पहली फांसी है 93 ब्लास्ट के मद्देनजर। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि बॉडी जो है वह क्या नागपुर जेल में ही दफन की जाएगी, या फिर परिवार वालों की सहमति इस पर नहीं होगी तो वो मुंबई ले जाना चाहेंगे। मुंबई पुलिस कह रही है हम पूरी सुरक्षा देंगे और उसके लिए सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। सबकी नज़र इस पर ही है। राजदीप, देखिए, जो मुझे जानकारी है, मैंने जो महाराष्ट्र पुलिस के सूत्रों के द्वारा जो खबर मिली है, बॉडी जो है वो बम्बई दी जाएगी और फैमिली को दी जाएगी। यानी अगर फैमिली चाहे तो वो बम्बई में जाकर
बॉडी वहां दफना सकती है। ये जो अफजल गुरु के मामले में हुआ था प्रसून, जब बॉडी जेल में ही दफनाई गई थी, वो मुझे नहीं लगता इस मामले में होगा, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि ऐसा कोई एक संदेह रहे फैमिली में कि बॉडी कहाँ है। और ये एक महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक और नया मुद्दा ना बने, तो पुलिस को लगता है कि वो सुरक्षा देकर बॉडी अगर फैमिली को दे और फैमिली अगर चाहे तो दफना सकती है। कोई पब्लिक फ्यूनरल नहीं होगा, प्राइवेट फ्यूनरल होगा, लेकिन बॉडी फैमिली को दी जाएगी। ये मेरी जानकारी जो महाराष्ट्र सरकार के जो सूत्र है ये मुझे कह रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि मुंबई में जिसका जिक्र वहां से लगातार आ भी रहा है कि मुंबई में एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद की गई है, और अगले चंद घंटों में चूंकि 10:30 बजे मुख्यमंत्री भी बयान देंगे, उससे पहले जेल अथॉरिटीज भी निकल के जानकारी देंगी और वो पूरी प्रक्रिया जो पोस्टमार्टम की वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यह नागपुर से लेकर मुंबई तक के बीच में जो बॉडी यहाँ से वहाँ ले जाई जाएगी, क्या ये माना जाए कि मुंबई पुलिस या अथॉरिटीज़ जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि अफजल गुरु की तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जानकारी यह भी है कि परिजन जो उनके हैं, याकूब मेनन के जो घर वाले हैं, उनकी मौजूदगी नागपुर जेल के भीतर होगी। कुछ देर के बाद वो पहुंचेंगे और वहां पर यह संवाद कायम किया जाएगा कि क्या मुंबई ले जाया जाए या दफन किया जाए। यह भी एक संवाद की स्थिति लगातार निकलकर नागपुर से भी आ रही है। राजदीप, देखिए, जो प्रसून जो मुझे जानकारी मिल रही है कि पुलिस नहीं चाहती कि ये जो मामला है वो कंट्रोवर्शियल बने, क्योंकि पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द ये मामला निपटा जाए, संवाद के द्वारा, जैसे आपने कहा, ये मामला निपटा जाए। अगर परिवार चाहे तो वो बॉडी लेकर जा सकती है। पब्लिक, जैसे मैंने कहा, पब्लिक फ्यूनरल नहीं होगा कि आप बॉडी किसी मोटरकेड में ले जाए या इस तरह से। आपको बॉडी दी जाएगी, आप प्लेन के द्वारा नागपुर से बंबई ले जा सकते हैं और वहां आप प्राइवेट फ्यूनरल में बॉडी दफना सकते हैं। ये पुलिस चाहती है। अब फैमिली क्या चाहती है ये बात अलग है, लेकिन पुलिस चाहती है कि कोई टकराव ना हो फैमिली के साथ, या कोई एक ऐसा मैसेज ना जाए फैमिली को कि हम कुछ छुपाना चाहते हैं आपसे, क्योंकि पुलिस को लगता है कि मेमन फैमिली जो है वो उनके साथ कोऑपरेट कर रही है। अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे ये लगा है कि मेमन फैमिली और पुलिस के बीच में टकराव है। मेमन फैमिली रहती है बंबई में, रहती है माहिम में, और चाहती है, जो हमें कहा गया है, कि वो पुलिस के साथ संपर्क करके ये मामला निपटा ले। दोनों तरफ से मुझे नहीं लगता टकराव की कोई भूमिका है कि हम पब्लिक फ्यूनरल करवाएंगे, बॉडी को मोटरकेड में ले जाएंगे। फैमिली ऐसा नहीं कह रही, पुलिस भी नहीं कह रही है कि हम केवल जेल में बॉडी दफना देंगे। तो मुझे लगता है ये संपर्क और संवाद के द्वारा ये मामला प्रसून निपटा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप जानकारी के लिए। और इन सबके बीच बतला दें कि सुबह 6:30 पर फांसी दी जा चुकी है याकूब मेनन को, और उनकी फांसी के वक्त में जेल सुपरिटेंडेंट के अलावे 5 अधिकारी और मौजूद थे, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी थी, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो कि वहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे वह भी थे, और उसके अलावे डीआईजी प्रिजन जो थे वह भी मौजूद थे, 2 कांस्टेबल की मौजूदगी थी। और कुछ देर में 4 डॉक्टरों की टीम याकूब का पोस्टमार्टम करेगी, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को जैसा जिक्र कर रहे हैं शम्स ताहिर खान कि वो पोस्टमार्टम और डेथ सर्टिफिकेट चूंकि होता है वो दोबारा टाडा अदालत के पास जाता है, टाडा कोर्ट में। उसी के बाद फाइल क्लोज की जाती है चूंकि डेथ सर्टिफिकेट आ चुका होता है, और उसके बाद उस केस को बंद माना जाता है। उससे पहले तक वो केस खुला रहता है चूंकि डेथ वारंट जारी किया गया था टाडा की कोर्ट की तरफ से। इसीलिए डेथ वारंट के बाद का मसला ये होता है कि जब तक उसकी फाइनल रिपोर्ट वहां तक नहीं पहुंचती है, जो डेथ रिपोर्ट आप कह सकते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचती है, तब तक वो फाइल क्लोज भी नहीं होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें टाडा अदालत की तरफ से ये डेथ वारंट जारी किया गया था, तो वहां तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डेथ सर्टिफिकेट के साथ वहां पर पहुंचेगी। लेकिन इन सब के बीच अब नज़र इस बात को लेकर है कि क्या नागपुर की जेल में याकूब मेनन के परिवार के सदस्य कब पहुंचेंगे और उसके बाद बॉडी दी जाएगी उसको। अगर जो मुंबई पुलिस, जो राजदीप भी जानकारी दे रहे हैं कि मुंबई पुलिस किसी तरह का कोई टकराव नहीं चाहती है, किसी बात को छुपाना नहीं चाहती है, पब्लिक फ्यूनरल की जगह बहुत ही प्राइवेट और पारिवारिक तौर पर। जस्टिस आर.एस. सोढ़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जस्टिस सोढ़ी, क्या प्रक्रिया आगे की होगी? फांसी दी जा चुकी है, अब उसके बाद बॉडी देना और उनका जो भी फ्यूनरल होता है जिस तरीके से होता है वो किस रूप में अब अंजाम दिया जाएगा? देखिए, ये जो बॉडी है ये हैंड ओवर की जा सकती है परिवार को, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं सरकार की
कि इसको आप एग्जिबिट नहीं करोगे या कई ऐसी शर्तें हैं। अगर वो शर्तें परिवार को मंजूर होंगी तब तो बॉडी उसको दी जाएगी, लेकिन अगर संभावना हुई मिसयूज की या किसी और लॉ एंड ऑर्डर की तो कंपल्सरी नहीं है देनी। लेकिन अगर बॉडी ना दी जाए और अगर जो एक व्यवस्था हालांकि नागपुर जेल से भी हमारे पास आई है कि वहां भी कब्र की व्यवस्था की गई है, तो क्या उनके परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में और उनकी सहमति जरूरी होती है दफन करने के लिए, या कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर आपकी मौजूदगी भर है या मौजूदगी भी नहीं रहनी चाहिए? देखिए ये पहले डिसाइड हो चुका है। ये सतवंत सिंह के केस में जिसने इंदिरा गांधी का मर्डर किया था, उनके केस उसकी क्रिमिनेशन जेल के अंदर ही की गई थी और उसकी सिर्फ अस्थियां दी गई थी पिताजी को उसके, लेकिन पुलिस कस्टडी के अंदर उसको जल प्रवाह किया गया था हरिद्वार में। ऐसी व्यवस्था के अनुसार अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है या ऐसा हो सकता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार खुद भी इसका कर सकती है लास्ट राइट्स। नहीं तो ये फाइनल जस्टिस सोडी कौन तय करेंगे? क्योंकि मुंबई पुलिस का कहना है कि वो टकराव नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बॉडी फैमिली को दे दी जाए और मुंबई में व्यवस्था कराने की स्थिति में है। ये जेल की अथॉरिटीज तय करेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा, पुलिस तय करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का ये होता है, वो तय करेगी कि हाँ हम स्थिति में हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन कर सकते हैं और लिहाजा इसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है और बॉडी दी जाए। लेकिन वो जो मैंने कहा कि उस पर कोई वो होते हैं, कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस मीट कर देंगे तो दे देंगे बॉडी, ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक जानकारी और आ रही है कि 8:15 बजे तय किया जाएगा कि ये बॉडी परिजनों को दी जाए या ना दी जाए। इसका मतलब क्या है? तो मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी भी डबल माइंड में है कि डिसीजन क्या लिया जाए, दी जाए या ना दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस सोडी। जस्टिस सोडी जानकारी दे रहे हैं किस रूप में कानूनी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसीजन ले सकता है कि बॉडी दी जाए या ना दी जाए। अगर कानून व्यवस्था का मसला है और स्टेट इस बात की दिशा में जाता है कि बॉडी नहीं दी जाए तो बॉडी नहीं भी दी जा सकती है, एक स्थिति है। दूसरी स्थिति, मुंबई पुलिस इस बात कोई टकराव नहीं चाहती है। जो जानकारी है वो इसके लिए तैयार है कि अगर इसको पब्लिकली ना करके बल्कि प्राइवेटली अगर फैमिली के जरिए अगर इनका जो भी अंतिम संस्कार जो सुपुर्द खाक जो किया जाता है उसको उस रूप में किया जाए तो उसको करने की इजाजत देने को तैयार है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वो कर सकते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि मौजूदा वक्त में पोस्टमार्टम हो रहा है, 7:01 पर मृत घोषित किया गया, यानी जो डेथ सर्टिफिकेट बनेगा उसमें 7:01 का जिक्र होगा कि उस समय उनको डेथ घोषित किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार होगी, वह डेथ सर्टिफिकेट के साथ दोबारा टाडा कोर्ट के पास जाएगी, चूंकि डेथ वारंट वहीं से जारी किया गया था। और इन सब प्रक्रिया के बीच तकरीबन 1 घंटे का वक्त चूंकि लगेगा और 7:01 पर मौत दिखाई गई है। उसका मतलब ये भी है कि 8:15 बजे अब एडमिनिस्ट्रेशन ये निर्णय लेगा कि बॉडी जो है वो किस रूप में परिजनों को दिया जाए, परिजनों की मौजूदगी में जेल के भीतर ही दफन किया जाए या फिर क्या व्यवस्था की जाए। इस पर 8:15 बजे, यानी एक 2 माइंड है इस भी परिस्थितियों में। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तय करेंगे। जो जानकारी आ रही है कि इनके हाथ में, यानी जो जिक्र हो रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा, इसका मतलब है कि स्टेट की भूमिका यहां पर है कि वो राज्य में व्यवस्था, कानून व्यवस्था के मद्देनजर किस रूप में देख रहा है। और इसीलिए अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो जाहिर है जो भी पुलिस अथॉरिटीज़ होगी उनसे बातचीत कर रहे होंगे, कानूनी तौर पे भी मशवरा होगा और जेल अथॉरिटी से भी वो उनका संवाद लगातार होगा कि क्या आगे की कार्रवाई करनी है। लेकिन अगले 1 घंटे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार अब होगी और वो निकल कर आएगी और उसके बाद 8:15 बजे ये तय होगा कि क्या किया जाए। परिवार को शव देने पर फैसला जो आखिरी होगा वो 8:15 बजे अगर दे दिया जाता है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि मुंबई जाने के लिए नागपुर से मुंबई ले जाया जाएगा और माहिम में चूंकि ये परिवार रहता है, वहाँ पर जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर मुंबई पुलिस की सहमति है कि वो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की स्थिति में है। और इस तरीके से
राजनीतिक तौर पर या फिर सार्वजनिक तौर पर इस तरह से कोई मसला टकराव के तौर पर न उछाला जाए, इसके लिए मुंबई पुलिस अपने तौर पर तैयार, महाराष्ट्र पुलिस अपने तौर पर, लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को इसका निर्णय लेना है। शम्स, अब जो जानकारी जो कानूनी तौर पर भी जो उसके पहलू हैं उसमें बहुत साफ है कि फैसला एडमिनिस्ट्रेशन को लेना है, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री है, और इन दोनों का मतलब ये है कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पुलिस का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे जेल अथॉरिटीज हो, इनसे ये संवाद बनाकर फाइनल डिसीजन लेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री। तो परिवार के सदस्य, इसका मतलब अब ये है कि 8:15 से पहले उनके साथ संवाद बनाया नहीं जाएगा। 8:15 बजे जब निर्णय लिया जाएगा तब ये संवाद बनाया जाएगा कि सौंपा जाएगा, तब संवाद, इसका मतलब यही निकाला जाए वहां पर। शम्स, परिवार के साथ पहले से ही संपर्क में है, चूंकि फांसी की तारीख तय थी, सब कुछ पहले से तय था। तो अब यह है कि बॉडी को लेकर क्या करना है, इसके बारे में बातचीत पहले से चल रही है। जो सरकार को फैसला लेना, उसके पीछे जाहिर सी बात है मंशा यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो सामने। अगर यहाँ पे जो फैसला लेने की बात है, परिवार ये मान लेता है कि हाँ मैं मुंबई बॉडी को ले जाता हूँ, जैसे कि बात कर रहे थे हम, अंडरटेकिंग अगर वो देते हैं लिख के कि इसको हम खामोशी के साथ करेंगे, भीड़ भाड़ नहीं होगा, लोगों का वो नहीं होगा, मजमा नहीं होगा, जनाजा नहीं निकालेंगे उस तरीके से, पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर जो खास लोग हैं, परिवार के गिने चुने लोग हैं, वो होंगे और बहुत ही खामोशी के साथ दफनाया जाएगा जहां पे भी आप मुंबई में चाहते हैं, तो सरकार तैयार हो सकती है और सरकार उसके लिए जाहिर सी बात इंतजाम करेगी, उसी हिसाब से वो तैयारी करेगी। लेकिन बॉडी को परिवार के हवाले देकर और छोड़ देना कि आप मुंबई ले जाइए, जैसे आपको दफनाना है, ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सरकार के पास पहले से इनपुट है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो परिवार को ये बातें बताना, उसके बाद उनसे पूछना और अब उसके बाद सरकार का फैसला लेना। जाहिर सी बात है परिवार ने अपनी सहमति या परिवार ने अपनी राय व्यक्त की है, यहाँ पे जेल प्रशासन को बताया, उन्हीं के जरिए बातचीत हो रही है। अब उनकी बातचीत सरकार तक पहुंची है, सरकार जो चीफ मिनिस्टर और एडिशनल जो सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी, उनको ये फैसला लेना है, तो वो सारी चीजों को देख के लेंगे। कहीं से उनको प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुंबई तक बॉडी जाती है, पुलिस प्रोटेक्शन में जाती है, खामोशी से जाती है और परिवार के गिने चुने लोग होते तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से ले जाया जाता है, नागपुर से सीधे सार्वजनिक तौर पर ले जाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी। तो यही चीजें हैं जिसको देखना है और इसका फैसला जाहिर सी बात है जेल प्रशासन या नागपुर के सुपरिटेंडेंट ऑफ जेलर नहीं करेंगे, इसका फैसला चीफ मिनिस्टर करेगा, महाराष्ट्र सरकार करेगी और हाई लेवल पर यह मीटिंग में ही डिसाइड होगा, जिसके लिए शायद 8:15 के बाद का वक्त रखा गया। तो इंतजार हमें यही करना पड़ेगा कि क्या इसमें सबसे अहम बात यह है कि परिवार की क्या सहमति है। परिवार सरकार की शर्तों को मानने को तैयार है, क्योंकि यहाँ एक चीज है कानून में भी यह है कि आप अंडरटेकिंग देंगे कि इस बॉडी के साथ आप सार्वजनिक तौर पे इसका जनाजा नहीं निकालेंगे, आप कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे बाकी लोगों पे असर पड़े या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आए। तो परिवार ये सारी शर्तें मानता है, तो फिर मुंबई पुलिस को भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मुंबई पुलिस शुरू से कह रही है हमें बॉडी देने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन ये शर्तें हैं और ये कानून कहता है कि जब भी किसी को सजाए मौत दी जाती है तो उसकी बॉडी देने के वक्त ये सारी चीजें, ये सारी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। क्या मेमन परिवार इस शर्तों को मानता है? अगर उसी तरीके से मानता है जैसे सरकार चाहती है, पुलिस चाहती है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी होगी बॉडी देने में, क्योंकि सरकार फिर अपना इंतजाम करेगी, उसी हिसाब से बॉडी को लेकर जाएगी और अपने वक्त के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से मुंबई में कुछ खास लोगों के बीच में दफना दिया जाएगा। लेकिन अगर परिवार इसके लिए नहीं मानता और परिवार कुछ और चीजें कहता है, तो फिर सरकार के हाथ में है कि वो आखिरी फैसला करे कहां दफनाना है, मुंबई बॉडी ले जानी है कि नहीं ले जानी, परिवार को देना है कि नहीं देना है, जेल के अंदर दफनाना है या फिर कहीं तीसरी जगह पे। क्योंकि ये राइट, ये जो है, ये कानून जो है ये है और इसमें ये जेल प्रशासन को अधिकार है, राज्य सरकार को अधिकार है कि आप पहले देखें कि आप किसी इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आनी चाहिए। तो सरकार का इस वक्त यही जो मीटिंग है और जो परिवार की बातें हैं, वो सारी चीजें सामने रख के अब उनको फैसला करना है कि आखिर करना क्या है। लेकिन फैसला बड़ा है क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। अफजल गुरु को लेके आपने देखा जिस तरीके से उनके परिवार ने उंगली उठाई थी। अब यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ऐसा कुछ नहीं चाहती है, लेकिन उसकी बस यही है कि परिवार भी मान जाए, सहमति भी हो और सब कुछ बहुत ही शांति से हो और चुपचाप खामोशी के साथ हो। इसको किसी तरीके का तमाशा ना बना जाए और इसको लेकर लोगों की भावनाएं ना भड़काई जाए, ये सरकार चाहती है और इसीलिए सरकार को शायद फैसला लेने में वक्त लग रहा है और परिवार के साथ लगातार संपर्क में पहले से सिर्फ इसी वजह से है। नहीं, ये आप शम्स ठीक कह रहे हैं कि इस तरीके से तमाशा ना बने या पब्लिक डोमेन में ये चीज़ों का ना उछाला जाए। लेकिन जिन परिस्थितियों को अगर हम देखें, खास तौर से याकूब मेनन की फांसी के ऐलान के बाद से, खास तौर से मुंबई में ही जिस तरीके से लोग सड़क पर आए और जो लगातार प्लेकार्ड लेकर चल रहे थे, क्या
क्योंकि एक उन राइट है परिवार का अपना, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और उसको एक अधिकार मिला हुआ है कानून की तरफ से कि फांसी दिए जाने के बाद बॉडी उसके पास आनी चाहिए, उनकी अंतिम निशानी की चीज़ें परिवार को सौंपी जानी चाहिए। वो चीज़ें नहीं सौंपी गई थी अफजल गुरु के मामले में, उसको लेकर एक हंगामा था। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति यह भी है कि मुंबई पुलिस एक तरफ, हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं, मुंबई पुलिस इस बात को लेकर तैयार है कि वहां पर जो भी व्यवस्था होगी वो करेंगे अपने तौर पे। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन लेना है और तीसरी तरफ स्थिति ये है कि चाहें या ना चाहें, लेकिन एक स्थिति हमारे भीतर, समाज के भीतर जो राजनीतिकरण, क्योंकि आखिरी शब्द भी जो याकूब मेनन के कल निकल कर आए उसमें कहा गया राजनीतिकरण किया जा रहा है। और पूरी रात हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, पहली बार था रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले। ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि परिवार की जो भी राय होगी उस राय के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। ये एक मैसेज है इस पूरे प्रोसेस के बीच में, इसीलिए अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। तो क्या ये माना जाए कि परिजनों को सिर्फ जानकारी दी जाएगी और उस जानकारी के तहत अगर बॉडी सौंपने की बात भी है तो उसको इस रूप में बहुत ही एहतियात और गुप्त तरीके से ही मुंबई में भी सौंपा जाएगा और उसको वहां पर जो भी रिचुअल्स होते हैं लास्ट वो किए जाएंगे? यानी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में सारी चीजों को रखेगा, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला हो गया है। शम्स, देखिए प्रसून, दो चीजें हैं इसमें बड़ा क्लियर। अगर कानून ये कहता है कि आपको बॉडी सौंपना है, अगर प्रशासन चाहे तो सबसे आसान रास्ता ये है कि वो परिवार की सहमति हो या ना हो। नागपुर में सेंट्रल जेल में भी है तैयारी, किसी और भी अननोन जगह पर हो सकती है जहां पे भीड़ ना हो, तमाशा ना हो, तो वो बहुत आसान रास्ता है। लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार एक मैसेज भी देना चाहती है कि ऐसा नहीं है, जो कुछ हुआ है, याकूब मेमन को सारे कानूनी अधिकार मिले, सारी जो उसको जो कुछ मिलना चाहिए था, यहाँ तक कि रात को भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, बेंच बैठती है, 5 बजे तक फैसला आता है, तो जब ये सारी कवायद पूरी हो गई है तो बॉडी उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन सवाल वही है, स्टेट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर। अगर परिवार वाले ये लिख के देते हैं तो फिर सरकार को सिर्फ उस रिटर्न पे ही भरोसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेमन परिवार में आप यहाँ अगर देखें तो पत्नी और बेटी, इसके अलावा 2 भाई, माँ है, पिता है नहीं, और क्लोज रिलेटिव बहुत कम, क्योंकि आना जाना बहुत कम है, तो बहुत गिने चुने लोग हैं। सवाल इनके क्लोज रिलेटिव का नहीं है, सवाल ये है कि वहां पे जाने के बाद क्या मेमन परिवार के ये जो क्लोज लोग हैं, इनके ये पावर में है, इनके अधिकार में है कि वो बाकी भीड़ को इकट्ठा ना होने, उन्हें मना करें, उन्हें रोके कि आप यहाँ मत आओ, ये हम सब गुपचुप तरीके से करेंगे, हम सिर्फ खास परिवार के लोग होंगे। ये भी सरकार को देखना है, क्योंकि ये सिर्फ मेमन परिवार के 4 लोगों का अंडरटेकिंग नहीं है कि उन्होंने दे दिया और सब कुछ हो गया। सरकार को हर पहलू से देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वाकई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। तो परिवार को बताना, परिवार की सहमति लेना और फिर अपने अधिकार का इस्तेमाल करना, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। आखिरी फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना है, मुख्यमंत्री को लेना है, और फैसले की जड़ में यही होगा कि जो भी हो उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। हाँ, अगर परिवार की सहमति से मुंबई बॉडी जाती है और मुंबई में बाकायदा दफनाया जाता है, लेकिन खामोशी के साथ, बिना तमाशा के, तो भी महाराष्ट्र सरकार को ग्रेज नहीं होना चाहिए। ना मुंबई पुलिस पहले ही कह रही है, क्योंकि इससे एक दूसरा और एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन फिर सवाल वही है कि सिर्फ मैसेज देने के लिए सारा काम नहीं होना है, आपको साथ साथ स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये इनका परिवार नागपुर में कहां पर रुका हुआ है, किस इलाके के किस होटल में, इसकी जानकारी है? जहां पे ये जेल है उससे मुश्किल से 5 किलोमीटर दूरी है, जहां पे दोनों भाई ठहरे हुए हैं और लगातार पिछले 2 दिन से हैं। बीवी और बेटी के बारे में ये खबर थी कि सुबह की जो पहली फ्लाइट है मुंबई से वो यहाँ आने की बात थी। अभी तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये मेरे पास जानकारी नहीं, लेकिन दोनों भाई यहाँ से मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर है जहाँ वो ठहरे हुए हैं और लगातार कल रात को भी मुलाकात की और जेल प्रशासन के साथ लगातार टच में है। जेल प्रशासन उनसे बात कर रहा है और इसके बाद जाहिर सी बात है, जब फांसी हो गई, बाकी की चीज़ें हो गई, तो जेल मैनुअल और कायदे और कानून के हिसाब से उसको बाकायदा बताया गया है। और बहुत मुमकिन है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं और हो सकता है कि वो शायद जेल के अंदर भी हो, क्योंकि फांसी जिस वक्त दी जाती है कोई क्लोज रिलेटिव नहीं हो सकता, बाकी बाहर के लोग नहीं हो सकते, सिर्फ 6 से 7 लोग हो सकते हैं। उसके बाद आप आ सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं, आप उनको बाकी चीजें कर सकते हैं। तो ये हो सकता है, बहुत मुमकिन हो कि इस वक्त जेल के अंदर भी हो। और इस वक्त जो खास तौर से नागपुर के पुलिस कमिश्नर वहां पर आए थे वो लौट चुके हैं या कोई बड़े अधिकारी कोई